नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी लोगों का अपने चैनल ए टू जेड सीएस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के इस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 में आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए इसको पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें पिछला जो हमने लेक्चर में पढ़ा था उसको हम पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था? पिछले में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो क्या करता है, जब हम इनपुट देते हैं तो उसको प्रोसेस करता है और हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट देता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि ये स्पीड, इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है, ये वेरी हाई एक्यूरेट होता है, मतलब एक्यूरेसी इसकी हाई होती है, रिलायबल होता है, डिलीजेंस, इस सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम आते हैं कि अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हुई, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, तो उसके आधार पे हमने कंप्यूटर को 4 या 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया, मतलब 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को हमने पिछले वीडियो में मतलब पढ़ लिया था। तो फर्स्ट जनरेशन में हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे? फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, जिसमें हमने क्या यूज किया था? फिलामेंट यूज किया था। तो हम जानते हैं कि उससे क्या हुआ था कि उसके ज्यादा हीट जनरेट होता था, मतलब हमें कूलिंग फैसिलिटी की आवश्यकता होती थी। दूसरा उसका खामी क्या था? दूसरा उसका खामी ये था कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेस में काम करता था, मतलब उतना स्पेस हम नहीं दे सकते थे। अब हम क्या करते हैं? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की यूज की गई थी, लेकिन इसमें भी एक खामी थी कि मतलब हीट जनरेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। और दूसरा क्या था? ये भी उतना पोर्टेबल नहीं हो पाया था। तो चलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड क्या है? 1964 से लेकर के 1975 के बीच में। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? आईसी, मतलब जानते हैं आप इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, कुछ रजिस्टर को और कैपेसिटर को मिला करके हम यदि एक सिंगल सिलिकॉन चिप में चिपका दे तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आईसी। समझे दोस्तों? अब आईसी का डेवलपमेंट कब हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था 1958 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जैक किलबी के द्वारा, रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आएगा कि हम पहले ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, तो भाई साहब हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे तो हम आईसी पे क्यों है, जबकि ट्रांजिस्टर तो पहले से ही बेहतरीन था? तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये फास्टर होता है, रिलायबल होता है और एफिशिएंट होता है। कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई वो कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंटली काम को कर सकता है। दूसरा, परफॉर्मेंस हाई है और लो कॉस्ट। अब बिहारी आदमी भाई साहब तो वो बिहार क्या, पूरे भारत के आदमी सबसे पहले क्या देखते हैं कि लो कॉस्ट देखते हैं ना, कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। चूंकि ये आईसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इसलिए इसका क्या होता है कि कंप्यूटेशनल टाइम बहुत कम हो जाता है। कंप्यूटेशनल टाइम क्या होता है? कंप्यूटेशनल टाइम वो होता है ना कि जब हम इनपुट दिए और कितना जल्दी, कितने सेकंड में, कितने चंद सेकंड में वो हमको आउटपुट दे देगा, तो क्या वही क्या होता है? कंप्यूटेशनल टाइम होता है। आज का जो कंप्यूटर है वो हमें नैनो सेकंड क्या, उससे भी कम सेकंड में हमें क्या दे देता है? जल्द देता है। इसके कारण वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। पोर्टेबल, मतलब अब इतना ज्यादा अच्छा पोर्टेबल होता है कि अब पहले हमको बड़े से हॉल में रखना पड़ता था, इतना बड़ा था, तो अब हम उसको क्या कर सकते हैं? 2 आदमी को मिलके ले जाया जा सकता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उतना भी अभी पोर्टेबल नहीं हुआ कि हमारे मोबाइल फोन की तरह जेब में आ जाए। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो दे यूज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? ये सब हम आगे चल के जावा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन को हम इसमें रन करवा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये हमें फैसिलिटी नहीं मिलती थी। एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन लाइक बिजनेस एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन। अब इसका मेंटेनेंस क्या? मेंटेनेंस चार्ज भी कम होता है, मतलब लेस मेंटेनेंस होता है। डिसएडवांटेज के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? अब इसमें भी ये क्या हुआ ना कि स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी कम नहीं हुई, मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब हार्डवेयर लगे हुए हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, अभी भी ये लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट तो कम हुआ सेकंड जनरेशन की तुलना में, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना हमें चाहिए था। ठीक है, स्टिल रिक्वायर्ड एयर कंडीशन, मतलब हीट जनरेट अभी भी हो रहा है। अब इसका कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे IBM 370, CDC 7600, NCR 395 etc। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड कब होता है? 1975 से लेकर के 1989 के बीच में। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या टेक्नोलॉजी क्या यूज किया जाता है? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? LSI और VLSI। LSI का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसी दोनों को मिलकर के क्या बनाया जाता है? मतलब इसी इसी दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में हम 3-4 लेक्चर के बाद जानेंगे। वैसे अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि CPU, इनपुट और मेमोरी के काम को एक जगह एक सिंगल चिप में ला करके इकट्ठा कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ PC, मतलब इसका
पर्सनल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था ना वो 4th जनरेशन कंप्यूटर के समय में ही हुआ था। अभी जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं या पहले का जो पर्सनल कंप्यूटर था जिस टाइप का भी था तो वो 4th जनरेशन कंप्यूटर के पीरियड में ही आया था। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी स्टोरेज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब डायनेमिक मेमोरी स्टोरेज स्टैटिक मेमोरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट इसी टाइम में आया था। अब इसका भी एग्जांपल क्या है, IBM PC, एप्पल, कैरे वन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हुई कि ये LSI और VLSI टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ PC इसी टाइम में स्टार्ट हुआ। तीसरा क्या हुआ कि स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी का जो है सो स्टार्ट हुआ था इसी टाइम में। अब इसका एग्जांपल आपको दो याद रखना है, IBM PC, कैरे वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एडवांटेज में। जब इसका एडवांटेज क्या था, अब इसका एडवांटेज ये था कि ये जो है ना ये GUI टेक्नोलॉजी पे यूज, मतलब GUI टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी। मतलब GUI का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जैसे हम अपना आजकल हम अपने लैपटॉप को देखते हैं या फिर हम अपने फोन्स को देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स दिए हुए हैं कि लोग लुभावने के तौर पे उस पे मतलब बहुत अच्छा दिखता है ना कोई भी चीज। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब सिंपल सा जो उसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ कि वो यूजर फ्रेंडली हो जाए, मतलब यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रदान करे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके LSI और VLSI यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हमने क्या किया, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंडरी स्टोरेज या इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी डेवलपमेंट इसी टाइम से स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का चूंकि यूज किया गया था, मतलब VLSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और LSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो क्या हुआ इसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया था। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया तो ये क्या हुआ, हाईली रिलायबल हो गया। हम रिलायबल का मतलब तो जानते हैं, रिलायबल का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गया था। इसके बाद ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता था, यहाँ पे भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। उसके बाद फ्लेक्सिबल इन नेचर, रिक्वायर्ड लेस पावर टू एग्जीक्यूट, मतलब बहुत ज्यादा पावर की भी आवश्यकता नहीं है। इसके इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या है कि भाई LSI और VLSI टेक्नोलॉजी में जो चिप में जो हम जितने ट्रांजिस्टर लगाते हैं, तो भाई ट्रांजिस्टर लगाने के लिए एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है, तो वो स्किल के लिए आवश्यकता होती है और एडवांस रिसर्च की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्टिल डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंप्यूटर, मतलब अभी इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया, मतलब इसमें इसके पास खुद से सोचने की क्षमता अभी भी नहीं डेवलप्ड हो गई है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या देखा कि अभी जो हम लोग यूज करते थे, अभी मैं जिस PC से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे जो मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, ये सभी आते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के कैटेगरी में। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसमें ULSI टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा ULSI टेक्नोलॉजी यूज की है, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को, मतलब टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हम जो ट्रांजिस्टर है उसको क्या करते हैं, एक साथ ला करके चिपका देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सिंगल चिप में चिपका देते हैं, तो इससे उसका पावर भी बढ़ जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इससे क्या होता है ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारा होता है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, तो उसके भी ये कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर मतलब ULSI टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ, इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे हमारे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर बनने शुरू हो गए, मतलब सर्वर बनने शुरू हो गए। दोस्तों घबराइएगा नहीं, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर यानी सर्वर के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनल डिजिटलाइजेशन मतलब पैड की शुरुआत हो गई। चलिए आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या है इसका। तो चलिए एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि फास्टेस्ट एंड पावरफुल, मतलब अभी का जो हमारा कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है, हम एक काम इधर करते हैं दूसरे काम भी कर लेते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ चला लेते हैं, ठीक है। वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, यही लिखा गया है, कैन रन डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, पोर्टेबल इन नेचर। अब हमारा मोबाइल फोन देख लिया, हम कहीं पे भी जेब में लेके घूमने चले जाते हैं, चलिए ठीक है। हाई लेवल ग्राफिक्स आर यूज, ग्राफिक्स का तो क्या ही कहना, अब इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी AI टेक्नोलॉजी का अभी तक यूज नहीं किया गया, मतलब कंप्यूटर के पास अभी भी खुद से सोचने वाली क्षमता नहीं आई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 क्राइटेरिया मतलब में सब टांग हो जाता है, क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया। पहला क्या है, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी। अब बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि हम वो डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है और किस तरीके से प्रोसेस करता है और किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटे। पहला होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ये क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि डेटा लॉस भी होता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में आगे जानेंगे। दिस कंप्यूटर वेरी फास्ट इन नेचर, ये काम तो बहुत तेजी से करता है,
कैन डू मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम बट रिजल्ट ऑफ दीज कंप्यूटर आर नॉट वेरी एक्यूरेट। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब रिजल्ट ऑफ दीज कंप्यूटर आर नॉट वेरी एक्यूरेट, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी, जहाँ पे भी हम एक्यूरेसी का काम करेंगे वहाँ पे ये कंप्यूटर काम नहीं आने वाला है। चलिए नॉट वेरी एक्यूरेट। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। यूज फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इसका सबसे ज्यादा यूज कब किया जाता था? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है चलिए इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझिए कि वोल्टेज गया, ठीक है, मतलब इनपुट सिग्नल गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद एम्पलीफायर ने क्या किया, उसको एम्पलीफाई किया और फिर आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब एम्पलीफायर का यूज क्या होता है कि ये इन्वर्ट कर देता है, मतलब इनकमिंग सिग्नल को ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। यदि इनकमिंग सिग्नल पॉजिटिव है तो आउटपुट सिग्नल को ये निगेटिव कर देता है, यदि इनकमिंग सिग्नल निगेटिव है तो आउटपुटिंग सिग्नल को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग मतलब ये जब सारा का सारा डेटा जो है वो आपका करंट के फॉर्म में जाता है, मतलब करंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है तो वोल्टेज गेन तो होगा ही। अब इसको वोल्टेज गेन को हम निकाल कैसे सकते हैं कि रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए इसके बाद क्या होता है कि इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो आइए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। क्या होता है, रुकावट होता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे डेटा जो है वो लॉस भी हो जाता है। ठीक है तो रेशियो ऑफ, इसको निकाल कैसे सकते हैं कि रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब जब जो यहाँ से एम्पलीफाई होकर के जो हमारा इनपुटिंग सिग्नल है उसमें उसका डेटा जो है मतलब एम्पलीफाई होकर के जब आउटपुटिंग सिग्नल में आया तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। चलिए अब हमारा दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी क्या है, दूसरा कैटेगरी हमारा है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऑल्सो नोन एज डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए इस आगे चलते हैं कि ये क्या करता है, ये कैसे डेटा को स्टोर करता है। ये डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, मतलब डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे आज का हमारा कंप्यूटर, आज का हमारा लैपटॉप, ये कैसे यूज करता है, 0 and इंटरनली ये 0 and 1 के रूप में ही डेटा को ना स्टोर करता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा ऑल्सो, मतलब एनालॉग डेटा को भी ये प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले क्या करता है, उसको सबसे पहले क्या करता है, डिजिटल डेटा में प्रोवाइड करता है, मतलब डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग से पहले। चलिए ठीक है, और ये कन्वर्सेशन कहाँ होता है, ये कन्वर्सेशन जो है ना डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है वो खुद ही बखुद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ALU, CU मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। चलिए ALU, CU मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट, इस सब के बारे में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है जब हम CPU के बारे में चलेंगे। वैसे हम अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ALU क्या होता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस गुना भाग। ठीक है लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जो है ना सबको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, मेमोरी यूनिट को, इनपुट आउटपुट यूनिट को, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम करता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट आता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट यूनिट आता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर के मामले में, मतलब एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्टर होता है, रिलायबल होता है। ठीक है और ये एक्यूरेसी, अब यहाँ पे क्या था, एनालॉग कंप्यूटर में क्या था, यहाँ पे देखिए एनालॉग कंप्यूटर में हमने क्या लिखा था कि ये इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई, हम अपने मोबाइल लैपटॉप सबका यूज तो यहीं पर करते हैं, कॉलेज में, होम में। चलिए आगे चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या कंप्यूटर क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला देते हैं। ठीक है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। चलिए ठीक है मतलब इसका हार्डवेयर कंपोनेंट जो है ना वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है मेजर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल। मतलब इसमें जो डेटा मेजर्ड किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है वो किस चीज के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है, मेजर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड स्टोर्ड, मतलब जब स्टोर करने की बारी आती है तो हम किसके रूप में करते हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स के द्वारा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब ये हाईली रिलायबल होता है, रिलायबल तो होगा ही जब, ठीक है चलिए अब फास्ट होता है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर के मामले में तो फास्ट होता ही होता है। एफिशिएंसी, अब इसका जो सबसे ज्यादा ये होता है कि एफिशिएंसी हाई होती है। ठीक है और ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है पेशेंट की हार्ट बीट को चेक करने के लिए, उसमें भी इसी का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।